नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 5 और लेक्चर 6 की डेफिनेशन और थ्योरम के स्टेटमेंट। तो पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 से, जो कि ऑर्थोगोनलिटी एंड फंक्शनल। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारी आती है इसके अंदर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, कौन से वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल कहते हैं? जिनका इनर प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर हल्बर्ट स्पेस के दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर, अगर उनका इनर प्रोडक्ट जीरो है तो एक्स वाई के ऑर्थोगोनल या वाई एक्स के ऑर्थोगोनल कहलाएगा। तो लेट एक्स एंड वाई बी टू वेक्टर्स इन ए हल्बर्ट स्पेस। ये हल्बर्ट स्पेस के दो वेक्टर्स हैं इन ए हल्बर्ट स्पेस H। देन एक्स इज सेड टू बी, तो एक्स वेक्टर जो है वो y के ऑर्थोगोनल कहलाता है, सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू y। और हम इसको ऐसे लिखते हैं x ऑर्थोगोनल y। ये डिनोट करने का तरीका है। और ये कब कहलाते हैं ऑर्थोगोनल? जब x y का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। अगर इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो हम कहते हैं कि भाई ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। ठीक है। अगला है हमारा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो होता है, अगर मान लीजिए आपके पास एक सबसेट है S, किसी हल्बर्ट स्पेस का आपके पास एक सबसेट है S, तो H के मतलब हल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर्स जो पूरे के पूरे S के ऑर्थोगोनल हो, उनको उस सेट को, जो नया सेट बनेगा, उसको ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ H ऑफ ए हल्बर्ट स्पेस H, then orthogonal complement of S is denoted by, इस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे और डिफाइंड इस तरीके से करेंगे, एंड डिफाइंड बाय, डिनोट इस तरीके से करेंगे और डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि S के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से वेक्टर होंगे। H के वो वेक्टर्स होंगे, H के बेटा वो वेक्टर्स होंगे जो वेक्टर Y के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो देते हैं। और Y कौन है? Y जो है वो S के सारे वेक्टर्स हैं, या यूं कहो कि पूरे के पूरे S के जो लंबवत होगा हल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर जो पूरे S में जितने एलिमेंट है, जितने वेक्टर्स हैं, हर वेक्टर के वो ऑर्थोगोनल होगा। उन सबको कलेक्ट कर लेंगे, वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगला पाइथागोरियन थ्योरम। जैसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ऑफ ए हल्बर्ट स्पेस। अगर हल्बर्ट स्पेस के ये दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, देन तब x प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर इक्वल होगा x के नॉर्म का स्क्वायर प्लस y के नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है ना। अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर है तो, रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्थोगोनल वेक्टर है तो ऐसा होगा। आगे है प्रोजेक्शन थ्योरम। लेट M बी ए क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। M जो है वो एक क्लोज लीनियर सब स्पेस है ऑफ ए हल्बर्ट स्पेस का क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है। देन हल्बर्ट स्पेस इज इक्वल्स टू डायरेक्ट सम ऑफ M एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ M। इसे कहते हैं प्रोजेक्शन थ्योरम। आगे है ऑर्थोगोनल सेट। याद रखिए, अभी थोड़ा सा नाम चेंज होगा, ऑर्थो नॉर्मल सेट, दो आएंगे। लेट ए सेट ऑफ वेक्टर्स, ये मान लीजिए एक सेट है वेक्टर्स का, ऑफ ए हल्बर्ट स्पेस H, किसी हल्बर्ट स्पेस का ये एक सेट है, इस सेट टू बी, जो कि ऑर्थोगोनल सेट कहलाएगा। बी ए सेट टू बी ए ऑर्थोगोनल सेट इफ यहां पकड़िएगा बेटा, इफ xi
एक्स जे का इनर प्रोडक्ट 0 होगा वेन एवर, जब कभी भी आई नॉट इक्वल्स टू जे होगा। जब आई और जे अलग अलग होंगे, मतलब दो अलग अलग वेक्टर्स होंगे, तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। मतलब हर वेक्टर सिर्फ अपने आप को छोड़कर बाकी हर किसी के साथ ऑर्थोगोनल होगा। तो इसका मतलब वो जो सेट है वो ऑर्थोगोनल सेट है। ठीक है, आइए 5th पे आते हैं, अगली डेफिनेशन 6 पे। ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल वो था ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल सेट। लेट ए सेट EI of a Hilbert space is said to be orthonormal set if यहाँ पकड़ेगा, इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। if अगर EI अगर I और J अलग अलग है, I नॉट इक्वल्स टू J, तब तो ये होगा 0, और अगर I और J बराबर है तब आएगा 1। आगे है बेसल इनइक्वालिटी। बेसल इनइक्वालिटी, लेट E1 E2 डैश डैश En तक बी ए फाइनाइट, ये एक फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। बी ए फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट in a Hilbert space H, in a Hilbert space H, if X is any vector in H, then X कोई भी वेक्टर है, कोई भी, तो ये बात X के ऊपर काम करेगी, जो कहते हैं समीशन। अगर हम X का EI के साथ, ये जो I है, ये जो आपका ऑर्थोनॉर्मल सेट है, इसके साथ इनर प्रोडक्ट करें x का E1 E2 E3 सबके साथ, और मोड लें, स्क्वायर करें और फिर सबको जोड़ दें, i बराबर 1 से लेकर n तक सबको जोड़ दें, तो ये सब छोटा आएगा बराबर आएगा नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर से। और इससे ऊपर जो इंटरेस्टिंग बात है वो है ये कि हमें एक वेक्टर, हर किसी भी x वेक्टर से हम ये एक वेक्टर ऐसा बना सकते हैं, x माइनस i बराबर 1 से लेकर n तक x EI, ये वेक्टर हम एक ऐसा बना सकते हैं जो कि पूरे के पूरे सेट के लंबवत होगा फॉर ऑल जे चाहे कुछ भी हो, ये आपके पूरे के पूरे जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है उसके लंबवत आएगा। ये एक ऐसा वेक्टर बनेगा इस तरीके से हर x के लिए, आप x चाहे कुछ भी लीजिए, हर x के लिए हमें एक ऐसा वेक्टर बन जाएगा कि जो पूरे के पूरे ऑर्थोनॉर्मल सेट के भी हर वेक्टर के ऑर्थोनॉर्मल होगा। आगे है ग्राम स्किमडिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। वैसे तो ये थ्योरम है लेकिन इसको प्रोसेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये एक तरह का मेथड भी है। ग्राम स्किमडिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ग्राम स्किमडिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस क्या कहता है ये? लेट दो सेट लीजिए, एक x1 x2 डैश डैश xn फिर डैश डैश, बी ए li सेट, li set of vector in a Hilbert space H, in a Hilbert space H, then there exists an orthonormal set of vectors, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स। तो हमें एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स मिल जाएगा या बनेगा सच दैट, इस प्रकार की, फॉर एनी एन अगर कोई भी हो तो उसके लिए ये काम करेगा। अब इसका क्या मतलब है ये समझिए, ये समझाना चाहता है कि बस आपके पास अगर एक li सेट है,
अगर आपके पास एक एल आई सेट है और एक आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सेट है, तो आप इस ऑर्थोनॉर्मल सेट की सहायता से इन सारे वेक्टर्स को, ये जो सारे वेक्टर्स हैं, इस सारे वेक्टर जो है इनसे आप वही सब कुछ बना सकते हैं जो आप E1 E2 E3 इन सब से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ी सी अलग भाषा में समझिए कि ये क्या समझाना चाहता है। ये समझाना चाहता है कि अगर आपके पास कोई एल आई सेट है, बस आपके पास वेक्टर का एल आई सेट होना चाहिए हिल्बर्ट स्पेस में, तब आप एक E1 E2 E3 का एक ऑर्थोनॉर्मल सेट, यानी उसी सेट को x1 x2 को एक आप ऑर्थोनॉर्मल सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एकदम सरल भाषा में कि अगर आपके पास कोई एक एल आई सेट है, इसे ऐसे समझिए, ये आपके पास अगर एक एल आई सेट है तो एक प्रोसेस है जिसको ग्राम स्किमडिट प्रोसेस कहते हैं, वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से आप उससे क्या कर सकते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट बना सकते हैं। ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन पढ़ी है ना, उस तरीके से एक आप ऑर्थोनॉर्मल सेट उससे जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं उस एल आई सेट से। यहाँ एल आई सेट कौन है आपका, x1 x2 x डैश डैश डैश, ये आपका एल आई सेट है। और ऑर्थोनॉर्मल सेट कौन सा बनेगा, E1 E2 E3, ये बन जाएगा। इससे कैसे बन जाएगा, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको बताएगा। आप थ्योरम का प्रूफ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। इस ऑर्थोनॉर्मल सेट जो ये बनेगा, ये जो ऑर्थोनॉर्मल, एक तो ये जो बना था, ये वाला जो था यहाँ वाला आपका xi जो था, ये xi मान लीजिए जहाँ भी i बराबर 1 से लेकर n तक जो भी है इसमें, और यहाँ जो बनेगा i बराबर 1 से लेकर n तक, ये जो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनेगा ये बिल्कुल उसी को ही बनाएगा जिन सबको ये सेट बना सकता है, या जो इन सेट से बना सकता है वो दोनों बना सकते हैं। तो इसीलिए लगाया बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट था स्पान का, लीनियर स्पान का। लीनियर स्पान का मतलब तैयार कर सकता है, बना सकता है। जिनको ये बना सकता है उन सबको ये आपका जो नया प्रोड्यूस किया हुआ ऑर्थोनॉर्मल सेट है, उन सब चीज़ों को ये भी बना सकता है। तो समझे क्वेश्चन क्या, ये ऑर्थोगोनल प्रोसेस क्या कहता है। ये कहता है अगर आपके पास कोई एल आई सेट है तो एल आई सेट को आप ऑर्थोनॉर्मल सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा वो सारे वेक्टर तैयार कर सकता है जिनको आपका एल आई सेट कर सकता था। एल आई सेट जिन वेक्टर्स को बना सकता था, प्राप्त कर सकता था, लीनियर कॉम्बिनेशन बन के तैयार कर सकता था, उन सबको ऑर्थोनॉर्मल सेट भी बना सकता है। मतलब वो सारे काम अब ये भी कर सकता है, जो काम ये करता था, कर सकता था बनाने का, है ना, जिन वेक्टर को बनाने का काम ये कर सकता था उन सबको बनाने का काम अब ये भी कर सकता है। लेकिन इसमें खासियत ये है कि ऑर्थोनॉर्मल है, तो यानी किसी भी वेक्टर को आप ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बात ये। ठीक है, चलिए अगली डेफिनेशन पे आते हैं। फंक्शनल, फंक्शनल, लेट H be Hilbert space, be a Hilbert space, then a continuous linear transformation from H into C Hilbert space से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दें तो वो कहलाता है इज कॉल्ड ए कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल, ए कंटिन्यूस लीनियर फंक्शन, और सिंपली कहें तो फंक्शनल ऑन H, सिंपली कहें तो सिर्फ फंक्शनल ऑन H। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट स्पेस, कॉन्जुगेट स्पेस द सेट B H C ऑल फंक्शनल, ये सारे फंक्शनलों का सेट है। जितने भी फंक्शनल बन सकते हैं H से C के बीच में, सारे जितने भी फंक्शनल बन सकते हैं उन सबको आपने इस सेट के अंदर लिख लिया। ये क्या दर्शाता है, B का मतलब है सारे बाय जो अपने बन सकते थे इसके अंदर उन सबको B में डाल लिया। H है उसका हिल्बर्ट स्पेस का नाम है, C जो है उस पर डिफाइन किया गया H to C, वो सारे फंक्शन जो H to C बन सकते हैं फंक्शनल होने चाहिए, उन सबको कलेक्ट कर लिया है B में। इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ H, ये कॉन्जुगेट स्पेस कहलाता है किसका, H का। और इसी को आप इसी तरह से भी डिनोट करते हैं H स्टार द्वारा, इसको आप H स्टार द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। तो याद रखिए कॉन्जुगेट स्पेस को आप H स्टार द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, H स्टार कॉन्जुगेट स्पेस। दूसरी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद है रिसर्च रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, बहुत कमाल की थ्योरम है ये, इसकी डेफिनेशन के आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। रिसर्च रिप्रेजेंटेशन थ्योरम ऑन हिल्बर्ट स्पेस H, कमाल की थ्योरम है, बड़ी ज़बरदस्त थ्योरम है, याद रखिएगा।
फंक्शनल के अंदर ये थ्योरम जो होती है रिसर्च की सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली थ्योरम कहलाती है। इससे अपनी एक नई मैथमेटिक्स, अपनी एक इसी की एक और सब ब्रांच बन सकती है, इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस एंड एफ बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शनल इन कॉन्जुगेट स्पेस, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वेक्टर y। याद हो तो हमने एक एम्बेडिंग का टॉपिक पढ़ा था, एम्बेडिंग जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर 2 डेफिनेशन वाला, उसमें मैंने एम्बेडिंग का नाम आया था। उसमें मैंने बताया था कि जो एन डबल स्टार था, मतलब ड्यूल का भी ड्यूल जो स्पेस था, उसमें हर वेक्टर के लिए एक वेक्टर मिलेगा। याद हो थोड़ा बहुत, आप उसको याद कीजिए। मैंने एम्बेडिंग वाला करके एक आइडिया करके बताया था आपको। उस समय मैंने बताया था रिसर्च रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, जो रिसर्च की जो थ्योरम है वो आएगी, और उसमें ये बात कंफर्म होगा कि हर फंक्शनल जो है वो एक वेक्टर के साथ कनेक्ट होता है। हर फंक्शनल जो है वो एक वेक्टर का, देखिए ये क्या कह रहा है, ये यही बात कह रही है। एफ बी एनी आर्बिट्री फंक्शन, कोई भी एक आर्बिट्री फंक्शन उठा ले, कोई भी, इसका मतलब सबकी बारी आएगी। हर फंक्शनल के लिए हमें देयर एग्जिस्ट यूनिक वेक्टर, इकलौता वेक्टर, हर किसी के लिए यूनिक अद्वितीय इकलौता वेक्टर y मिल जाएगा इन H, सच दैट एफ एक्स बराबर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स। हर फंक्शनल जो है आपके पास, हर फंक्शनल, बेटा कहानी को समझिए, हर फंक्शनल जो है वो किसी न किसी वेक्टर के इनर प्रोडक्ट के बराबर होगा। देखिए हर फंक्शनल, जितने फंक्शनल होंगे, पकड़ी बात को, जितने फंक्शनल होंगे, हर फंक्शनल एक्चुअली एक इनर प्रोडक्ट है। हर फंक्शनल एक्चुअली अपने आप में एक स्पेशल वेक्टर का इनर प्रोडक्ट है। तो उसका मतलब फंक्शनल कुछ नहीं है बल्कि एक इनर प्रोडक्ट है किसी न किसी वेक्टर का। ये फंक्शनल इस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट है, ये फंक्शनल इस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट है। तो हर वेक्टर किसी न किसी का इनर प्रोडक्ट है। इसलिए मैंने कहा था ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझाती है फंक्शनल जो है उसको हटा के आप सिर्फ इनर प्रोडक्ट की तरह काम कर सकते हो। तो इनर प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 6 में आते हैं, ऑपरेटर्स एंड प्रोजेक्शन में। इसमें है एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर, एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर। लेट टी बी एन ऑपरेटर, टी जो है वो कोई ऑपरेटर है ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच, देन एन ऑपरेटर, तब एक ऑपरेटर टी स्टार जरूर एग्जिस्ट करेगा ऑन एच के अंदर, सच दैट, इस प्रकार की, सच दैट कि आप टी एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट कर लीजिए, या फिर इस टी स्टार वाई का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट कर लीजिए, आपका रिजल्ट बराबर आएगा। फॉर ऑल एक्स वाई, मतलब हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको एक और ट्रांसफॉर्मेशन टी स्टार मिल जाएगा। देखिए ये बात कहता है, ये कह रहा है कि हर ट्रांसफॉर्मेशन, हर आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी, उसके लिए एक ऑपरेटर टी स्टार और मिल जाएगा कि आप टी एक्स कोमा वाई, मतलब एक्स की, देखिए यहाँ तो एक्स वेक्टर को आप लेके टी के साथ वैल्यू निकाल रहे हैं ना, टी ऑपरेटर जो है वो एक्स पे लगा रहे हैं और फिर वाई के साथ इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप टी स्टार जो है दूसरा, उसको वाई के साथ कर रहे हैं, एक्स को ऐसे रख रहे हैं, फिर इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं, बराबर है। तो देखिए ऐसा से हर ऑपरेटर के लिए एक ऑपरेटर टी स्टार आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो इस तरीके से काम करेगा। ठीक है ना, ये एडजॉइंट कहलाता है, यानी हर ऑपरेटर का एक जोड़ा होता है हिल्बर्ट स्पेस में। अगला है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। कई ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो अपने आप का ही एडजॉइंट होते हैं, मतलब जैसे यहाँ तो हम कह रहे हैं एक टी होता है, एक टी स्टार होता है। कई बार होता है कि वही तो टी होता है, वही टी स्टार होता है, एक ही ऑपरेटर दोनों ही काम कर रहा होता है, तो उसे कहते हैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। एन ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H is said to be self adjoint ऑपरेटर कहलाता है यदि t बराबर होता है टी स्टार, वही t है वही टी स्टार है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, दूसरा तरीका ये है, हमने क्या भी बताया था कि टी एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट बराबर होता है एक्स कोमा टी स्टार वाई। तो टी स्टार तो किसके बराबर है, टी के बराबर है, तो एक्स टी वाई, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो ऑपरेटर है आपका, वो चाहे आप एक्स के साथ रखिए चाहे वाई के साथ रखिए, आपका इनर प्रोडक्ट एक ही आएगा। तो इसका एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको कि कौन से ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर होते हैं। तो एटलीस्ट 2 ऑपरेटर तो यूनिटरी ऑपरेटर होते हैं। एक तो जीरो ऑपरेटर
वो यूनिट जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, और एक आइडेंटिटी ऑपरेटर, मतलब जीरो ऑपरेटर होता है, अगर आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो वापस वही आ जाएगा। सेम एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर आई, उसकी भी यही विशेषता है, वो भी सेल्फ एडजॉइंट है, आई बराबर आई। थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन करा देता हूँ इनका कि कौन सा ऑपरेटर क्या होता है। ज़ीरो ऑपरेटर क्या होता है, वो ऑपरेटर जिसमें आप कुछ भी रखिए, कोई भी वेक्टर रखिए, फाइनली आपको ज़ीरो ही मिलेगा फॉर ऑल एक्स, इसे आप ज़ीरो ऑपरेटर कहते हैं। और आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो होता है जिसमें आप जो वेक्टर रखेंगे आपको वही वेक्टर रिटर्न में मिल जाएगा। तो ये ज़ीरो ऑपरेटर है और ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव ऑपरेटर, पॉजिटिव ऑपरेटर इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर टी। पहले तो एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर लीजिए हल्बर्ट स्पेस एच के ऊपर, और फिर वो इज सेड टू बी पॉजिटिव ऑपरेटर, सेड टू बी पॉजिटिव ऑपरेटर। रिपीट कर रहा हूँ पहले तो यहाँ पे कि वो सेल्फ एडजॉइंट तो होना ही चाहिए, उसके बाद में वो सेल्फ एडजॉइंट है, उसके बाद पॉजिटिव ऑपरेटर है या नहीं है ये आप चेक करेंगे। इफ यदि उसका इनर प्रोडक्ट हर वेक्टर के साथ पॉजिटिव ही आए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, पॉजिटिव वैल्यू देगा तो पॉजिटिव ऑपरेटर कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नॉर्मल ऑपरेटर। नॉर्मल ऑपरेटर, एन ऑपरेटर टी ऑन ए हल्बर्ट स्पेस on a Hilbert space H is said to be normal. An operator T on a Hilbert space H is said to be normal. Normal कहलाता है यदि if कहानी को पकड़िएगा, if it commutes का मतलब होता है दोनों तरफ से क्रम विनिमयता को दर्शाना, कम्यूटिविटी को दर्शाना। इफ इट कम्यूट्स विद इट्स एडजॉइंट, विद इट्स एडजॉइंट, अगर वो अपने ही एडजॉइंट के साथ कम्यूट करता है, इसका मतलब है कि अपने टी स्टार निकाले तो ये बराबर होगा टी स्टार टी। बेटा यहाँ एक बात समझिएगा, टी जो है वो ऑपरेटर है, ऑपरेटर का मतलब फंक्शन। जब दो फंक्शनों को आप ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब गुणा नहीं होता, इसका मतलब होता है संयुक्त करना, कंपोजिट करना। जैसे फॉग होता है ना, फॉग ऑफ, तो ये फॉग जैसा है, ये टी ओ टी स्टार ओ टी। आप टी को टी स्टार के साथ संयुक्त कीजिए या टी स्टार को टी के साथ संयुक्त कीजिए, आपका रिजल्ट दोनों साइड से बराबर होगा, तब आपका ऑपरेटर जो है वो नॉर्मल ऑपरेटर कहलाएगा। तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि अगर दो ऑपरेटर का मतलब ऑपरेटर फंक्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बोल दीजिए उसको, ठीक है ना। आप ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं, उसको ऑपरेटर बोल रहे हैं, आप मैपिंग बोल रहे हैं, ठीक है, फंक्शन बोल रहे हैं, ये सब एक ही चीज़ है, फंक्शन का ही नाम है। और जब आप दो फंक्शन को एक साथ लिखते हैं गुणा में तो वो गुणा नहीं होता, वो एक्चुअली कंपोजिट करना होता है, संयुक्त करना होता है। फॉग गॉफ जैसे पढ़ा ना, वो होता है ये गुणा मत मानिएगा, बोलते गुणा है लेकिन गुणा नहीं होता। अच्छा अगला है यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर, एन ऑपरेटर टी on a Hilbert space H is said to be unitary, उसे यूनिटरी कहा जाता है। यूनिटरी का मतलब होता है एक ही, ठीक है, जो यूनिटरी हो जाए, मतलब टी स्टार, चाहे आप टी स्टार टी कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो बराबर होने से नॉर्मल हो गया। सिर्फ नॉर्मल ही नहीं, बराबर में आई आना चाहिए, बराबर में आई आना चाहिए। अगर बराबर में आई आया तो फिर ये थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर चला जाएगा, जिसे हम कहते हैं यूनिटरी। टी स्टार टी अगर होता है तो सिर्फ इतना जब होता है तो हम कहते हैं नॉर्मल, और बराबर में आई आ जाता है तो हम कहते हैं यूनिटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं प्रोजेक्शन पे। वैसे प्रोजेक्शन की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ थोड़ा और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन वैसे नॉर्मल आपको याद होगा, प्रोजेक्शन जो होता है वो एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो
आइडम्पोटेंट होता है, मतलब ई स्क्वायर बराबर ई होता है, उसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं ना। तो ये वैसी ही डेफिनेशन है, ए प्रोजेक्शन ऑन ए बनार्क स्पेस B is an idempotent ऑपरेटर। ये एक आइडम्पोटेंट ऑपरेटर होता है, ये बात आपको तो पहले से ही पता है, ठीक है। किसी बनार्क स्पेस के ऊपर अगर कोई आइडम्पोटेंट ऑपरेटर है तो फिर वो प्रोजेक्शन कहलाता है। तो इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरा तरीका भी इसको कहने का, इफ P is an operator on a Banach space B such that इस प्रकार की P स्क्वायर बराबर P हो। यहाँ P का याद रखिए, P स्क्वायर का मतलब है P को P के साथ कंपोजिट करेंगे तो वापस आपको P ही मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपके लिए एक प्रोजेक्शन है। अब इसमें आता है रेंज। इसी में दो डेफिनेशन, एक तो रेंज स्पेस और एक नल स्पेस। रेंज ऑफ ए प्रोजेक्शन, किसी प्रोजेक्शन की रेंज। रेंज ऑफ ए प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि जो हमें आउटपुट मिलेगा किससे, P से। P जो है वो क्या है, एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर में आप B से वेक्टर रखेंगे और ये जो आपको रिजल्ट देगा, जो आपको देगा वो सब इसकी रेंज कहलाएगी। यानी रेंज को आप M द्वारा, कैपिटल M द्वारा डिनोट कर सकते हो। तो क्या हुआ, ये कुछ और नहीं बल्कि इमेजेस है। ये इमेजेस है X आप B से लेते जाइए और आपके प्रोजेक्शन से जो इमेज बने उन सबको कलेक्ट कर लीजिए, वो रेंज कहलाएगी। ठीक है ना, ये कुछ और अलग नहीं है। रेंज को रेंज ही हुआ, यहाँ कुछ नया नहीं, क्योंकि जो फंक्शन होता है, फंक्शन में 3 वर्ड्स फेस होते हैं। डोमेन का मतलब जो आप रखते हैं वो डोमेन कहलाता है। जो फंक्शन से आता है उसको रेंज कहते हैं, ठीक है ना। और जो आता है और नहीं आता दोनों को मिला के कोडोमेन कहते हैं। तो रेंज वर्ड वही है जो एक फंक्शन में होता है, जो फंक्शन के मान आएंगे वो सब रेंज कहलाएंगे। अब इसी में दूसरा होता है नल स्पेस ऑफ ए प्रोजेक्शन। नल स्पेस ऑफ ए प्रोजेक्शन, किसी प्रोजेक्शन के लिए नल स्पेस। इसे हम कैपिटल N द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें हम वो वेक्टर्स इकट्ठा करेंगे जो आपके बनार्क स्पेस है, उसके वो वेक्टर्स इकट्ठा करेंगे जिनकी इमेज 0 है, 0 वेक्टर है। एक तरह से कर्नेल जिसे हम कहते थे पहले, ठीक है ना, जिसे एक तरह से हम कर्नेल कहते थे, वो सब हम इकट्ठा करेंगे। B के वो वेक्टर्स जिनकी इमेज क्या हो, प्रोजेक्शन के अंतर्गत जिनकी इमेज 0 आती हो, वो सब किस में आ जाएंगे, N में आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, एक इम्पॉर्टेंट लाइन, अगर M और N दोनों ऑर्थोगोनल है, M और N दोनों जो है वो अगर ऑर्थोगोनल है, दो सेट्स ऑर्थोगोनल होते हैं ना। ऑर्थोगोनल होने का मतलब होता है कि M का एक वेक्टर लो, N का एक वेक्टर लो, दोनों को इनर प्रोडक्ट कराओ, उनका इनर प्रोडक्ट 0 आता है। अगर हर एलिमेंट के ऊपर M के हर एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को M को ले लीजिए, किसी भी एलिमेंट को N को ले लीजिए, दोनों को इनर प्रोडक्ट कराइए, वो अगर 0 आता है तो हम कहते हैं ये दोनों सेट जो है ये ऑर्थोगोनल है। तो अगर आपके M और N दोनों ऑर्थोगोनल है, इफ इन ए प्रोजेक्शन P रेंज M एंड नल स्पेस N आर ऑर्थोगोनल, अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल है, ये दोनों सेट अगर ऑर्थोगोनल है, देन द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन या परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, और परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। तो ये एक स्पेशल केस हो गया जब M और N ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, हम यहाँ क्या मांग रहे हैं, हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन मांग रहे हैं कि M ऑर्थोगोनल हो N के। अगर हुआ तो रेंज और नल स्पेस अगर ऑर्थोगोनल हुए तो ये आपका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन या परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगला है हमारा इनवेरियंस। लेट T बी एन ऑपरेटर ऑन ए हल्बर्ट स्पेस
ऑन ए हल्बर्ट स्पेस H a closed linear subspace M of H H का एक सब स्पेस है जिसका नाम है M is said to be ये जो है ये इनवेरिएंट कहलाएगा, इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसफॉर्म अंडर द ऑपरेटर T। कब कहलाएगा? इफ अगर यदि x हम m से लेते हैं, पकड़िएगा बात को, अगर x हम m से लेते हैं तो उसकी इमेज जो होगी tx वो भी वापस आपको m में ही लेके आएगी। इसका मतलब कुछ बदला ही नहीं, आप m में ही थे और m में ही पहुंच गए। इस बात को आप एकदम छोटे तरीके से भी कह सकते हैं कि पूरे m की जो इमेजेस होंगी वो भी m का ही सबसेट होंगी। तो इस बात को हम कहते हैं इनवेरिएंट। इनवेरिएंट इसलिए कहा गया, इनवेरिएंट का मतलब तो कुछ बदला ही नहीं। कुछ बदला कहाँ? आपने m से ही तो उठाया और m में ही वापस आ गए, तो कुछ बदला ही नहीं, तो इसको इनवेरिएंस कहते हैं। अगला है रिड्यूसिबिलिटी। लेट T be an operator on a Hilbert space H, a closed linear subspace M reduces T if both M and complement of M is invariant under T। अगर हमारे ट्रांसफॉर्म है जो ऑपरेटर है उसके अंडर m और m का कॉम्प्लीमेंट अगर ये दोनों के दोनों ही इनवेरिएंट होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये रिड्यूस कर रहा है, और इस घटना को हम रिड्यूसिबिलिटी कहते हैं। आगे है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। टू प्रोजेक्शन एक का नाम P एक का नाम Q, P एंड Q ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H आर सेड to be orthogonal if PQ बराबर 0। यहाँ गुणा नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ, P और Q दोनों ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब दोनों फंक्शन है, एक तरह के प्रोजेक्शन भी एक फंक्शन ही होता है, ये फंक्शन है। तो P को अगर Q के साथ कंपोजिट किया जाए, मतलब संयुक्त किया जाए, तो उनका आंसर आएगा जीरो ऑपरेटर। जीरो ऑपरेटर कौन होता है? जिसमें कुछ भी रखोगे जीरो आएगा। तो P और Q का जो कंपोजिशन है वो जीरो आएगा, जीरो ऑपरेटर आएगा। तो फिर हम कहते हैं कि दोनों ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है। एक वर्ड मैंने ऊपर लिखाया था उसको भी ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑर्थोगोनल वर्ड जो है वो हटा दीजिए, क्योंकि ऑर्थोगोनल जो है वो अलग ही है, इसको यहाँ से ठीक कर लेते हैं हम। ऑर्थोगोनल वर्ड जो है मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, कि सिर्फ परपेंडिकुलर ही रहने दीजिए इसको, क्योंकि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन तो अभी जो हमने डाला है वो है, ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, क्योंकि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमने नीचे वाले को नाम दिए। ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, दो अलग अलग प्रोजेक्शन हो, फिर उन दोनों का कंपोजिट है वो जीरो आता हो, जीरो ऑपरेटर आता हो,
तो फिर उन्हें ऑर्थोगोनल कहते हैं। लेकिन अगर एक ही प्रोजेक्शन है और उसकी रेंज और नल स्पेस जो है वो आपस में ऑर्थोगोनल है, तो फिर हम कहते हैं परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, है ना। तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन एक सिंगल प्रोजेक्शन के नल स्पेस और रेंज स्पेस के बारे में बात करता है, और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन दो अलग अलग प्रोजेक्शन के आपस में ऑर्थोगोनल होने की बात करता है। ठीक है, तो फाइनली ये डेफिनेशन जो है यहाँ कंप्लीट होती है। तो ये फंक्शन एनालिसिस के हमारी जो डेफिनेशंस है मैंने तीनों लेक्चर के अंदर कवर कर ली है, और बाकी से जुड़ा हुआ जो पेपर और है उनकी अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।